तो दिस इज़ वेयर शाहजी राज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन टेलिंग आदिल शाह कि ये सब तुम्हारे लिए चल रहा है। ये जो गढ़ किले पे शिवाजी महाराज जा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं पुणे के जागीर में, वो जागीर मेरा है, मेरा ही बेटा है, और ये सब आदिल शाह के लिए चल रहा है। लड़ाई के दौरान संभाजी राजे को जो मदद चाहिए थी, अफजल खान ने मदद दी नहीं और उसमें वो लड़ाई मारे गए। अगर तुम्हें समझना है छत्रपति शिवाजी कौन थे, जस्ट रीड प्रतापगढ़ कैंपेन और एनी ऑफ द एसेज बुक्स डेडिकेटेड ओनली टू दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इस ज़माने में जो है, जब ये एक मुगल शासक दिल्ली के तख्त पर बैठता था, तो जो सारे मस्जिद है, इंपॉर्टेंट मस्जिद, वहाँ से उनका खुतबा पढ़ा जाता था। यू शुड टेक दी एम्परर्स नेम इन द फ्राइडे खुतबा, कि ये भी औरंगजेब शासक बन चुका है, वे जहांगीर बन चुका है, वे अकबर है, जो भी है। सो अनिश भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज का लीडरशिप स्टाइल कैसा था और मराठा एम्पायर को बिल्ड करने में उसको कैसे उन्होंने यूज किया? तो अगर आप लीडरशिप स्टाइल के देखें, तो इसमें कैसे है कि अलग अलग हिस्से होते हैं छत्रपति शिवाजी की ज़िंदगी के। वो पहले कैसे थे, व्हेन ही वाज स्मॉल एंड बिल्डिंग अप टुवर्ड्स अफजल खान। उसके बाद जब स्थापन होता है स्वराज्य, तो स्थापन हुए टाइम का लीडरशिप का क्वालिटीज़, और जब आखिर में जब स्वराज्य स्थापन हो चुका है एंड ही हैज बिकम द किंग, देन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज डिस्प्लेज एज अ लीडर। सो throughout his entire life, we have different lessons and different parts of his life. So we need to see, as I said, 3 different stages of his life. तो उसमें पहले देखेंगे कि जब वो छोटे थे, जब पुणे पहली बार आए थे, ठीक है, तो 6 साल के थे, मात्र 6 साल के, और उनके जो पिता जो है शाहजी राजे, वो तभी बेंगलोर में थे, उन्होंने इन्हें भेजा था यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है शाहजी राजे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो पिता थे शाहजी राजे, जो आदिल शाह के बहुत बड़े सरदार थे, उनका रोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वराज्य स्थापन करने में। अभी ज़्यादा सोचते हैं कि शाहजी राजा रोल था नहीं, क्योंकि वो पुणे में नहीं थे, बेंगलोर में थे। लेकिन आप देखोगे, इफ़ नॉट ओवर हिम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एक स्वराज्य का बेस बन पाता था यहाँ पे महाराष्ट्र में। ओके, तो कैसा है कि शिवाजी महाराज को अपना भेजा गया था, 6 साल के थे, तभी पुणे का जागीर शाहजी राजे का था, और बेंगलोर भी उनका ही जागीर था। और उन्होंने इसलिए सोचा था कि तुम वहाँ पे जाके आदिल शाह के जो यहाँ के गढ़ किले थे, अभी का जो है तोरना, पुरंदर वगैरह, ये सब गढ़ किले आदिल शाह के थे। और जैसे शिवाजी बड़े होते गए, उन्होंने ये सब गढ़ किले देखे। हम जो अभी आजकल ट्रैकिंग वगैरह करते हैं टाइम पास के लिए, तो उन्होंने भी वहाँ पर कई सारे गढ़ किले देखे थे उस ज़माने में, सारे के सारे देखो मेरे ख्याल से। एक इन्फॉर्मेशन आ गया, तो आगे जाके हम गुरिल्ला वॉरफेयर की जो बात करते हैं, जो गुरिल्ला वॉरफेयर चलता है, दगा युद्ध, उसका एक बेस होता है नॉलेज। मेन पॉइंट इज नॉलेज। करेक्ट। तो दैट नॉलेज अबाउट गेनिंग इन हिज चाइल्डहुड थ्रू दादोजी कोंडदेव टू जिजामाता, कि हाउ दिस टेरेन, हाउ दिस कंट्री इज। आगे चल के जब उन्हें गढ़ किलों का इस्तेमाल करना था मुगलों के खिलाफ, आदिल शाह के खिलाफ, देन दिस नॉलेज बिकम वेरी हैंडी। करेक्ट। तो दैट इज द बेस ही बिल्ट इन हिज चाइल्डहुड। फिर आगे चल के जब वो कुछ 18, 19, 20 साल के हो गए थे, तभी उन्होंने अपना पहला गढ़ किला हाथ में ले लिया, तोरना। कोई लोग कहते पुरंदर था। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी से आदिल शाह पूछने लगा था कि चल क्या रहा है वहाँ पे पुणे में, कि मेरे गढ़ किले, शिवाजी आके देखता है, कहता है कि अभी देख रेख करनी है वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ वेयर शाहजी राजे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन टेलिंग आदिल शाह कि ये सब तुम्हारे लिए चल रहा है। ये जो गढ़ किले पे शिवाजी महाराज जा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं पुणे के जागीर में, वो जागीर मेरा है, मेरा ही बेटा है, और ये सब आदिल शाह के लिए चल रहा है कि ओके, ही इज लाइक प्रोवाइडिंग ओवरसाइट फॉर योर फूड्स। इट इज लाइक मैं खुद वहाँ पे हूँ। एंड दादोजी कोंडे वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सेंस कि वो ट्रेनिंग वेनिंग दे रहे थे। जिजामाता वाज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ दैट। इससे क्या हुआ कि जो एक बेस था स्वराज्य का, वो स्थापन हो गया, 4-5 किले गढ़ के हाथ में आ गया। एंड दिस इज वन क्वालिटी नॉट ओनली शिवाजी और शाहजी राज ऑल्सो, कि व्हेन यू डोंट नो कि your रिएक्शन कैसे होने वाला है, स्वराज्य का स्थापन करना, देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग अ ग्रैंड अनाउंसमेंट कि मैंने 2 किले हाथ में ले लिया, अब मेरा स्वराज्य स्थापन हो चुका है और मैं यहाँ पे मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता हूँ। वो करना गलत था एट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे स्लोली बिल्ट इट। एंड आदिल शाह ने जो है वो 1-2 बार कोशिश की इसको अपोज करने की। अब यहाँ पे एक और बात समझनी चाहिए कि शाहजी राजे एक्चुअली ट्राइड नॉट ओनली थ्रू शिवाजी महाराज बट ऑल्सो थ्रू हिज अदर सन संभाजी राजे।
शहाजी राजे का जो पहला बेटा था उनका नाम था संभाजी, बड़ा बेटा। सो संभाजी राजे जो थे, दैट इज शहाजी राजे's एल्डेस्ट सन, राइट। ठीक है, वो कर्नाटक में थे उनके साथ में, ओके। और वहाँ पे कनकगिरी करके एक किला है कर्नाटक में, वहाँ पर अफजल खान भी आदिल शाही का ही सरदार था, वही सेम अफजल खान जो मारा जाता है कुछ साल बाद। अफजल खान के साथ में भेजा गया था लड़ाई वड़ाई करने के लिए, तो लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी। लड़ाई के दौरान संभाजी राजे को जो मदद चाहिए थी, अफजल खान ने मदद दी नहीं, और उसमें वो लड़ाई मारे गए। ओके। और दिस इज अ जनरल कंक्लूजन कि ऑन पर्पज दिस वाज डन, कि नॉट गिविंग हिम हेल्प, क्योंकि संभाजी राजे बहुत बड़े होते जा रहे थे उनके लिए। सो ऑल दिस वाज देयर एज ए milieu for the rise of Chhatrapati Shivaji. So it was important from a leadership point of view to not take rash decisions and bide your time and build till you are in a strong enough position to challenge the authority directly. स्वराज जब बन चुका है तब यहाँ पे जो तोरणा राजगढ़ वगैरह बन चुका है। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा प्रतापगढ़ कैंपेन है। नाउ प्रतापगढ़ कैंपेन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट लीडरशिप। सब कुछ राइट फ्रॉम तुम्हारा डिप्लोमेसी, प्लानिंग, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती है कैंपेन में। अगर तुम्हें समझना है छत्रपति शिवाजी कौन थे, जस्ट रीड प्रतापगढ़ कैंपेन और एनी ऑफ द एसेज बुक्स डेडिकेटेड ओनली टू दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें obviously I think further on we'll come to a more detailed exposition of this Pratapgarh campaign, but only from the leadership point of view I'll make a quick summary of it. One is that he had a intelligence department, very strong intelligence department, knowledge, again based on one thing is knowledge. तो पता था कि अफजल खान कहाँ से आ रहा है, कितना दूर है, which time will take, करेक्ट, this kind of thing. मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी right, उनको। छोटी इन्फॉर्मेशन थी। राइट। Second leadership quality I can say is that he did not fall into traps. You know, Afzal Khan wanted to draw Chhatrapati Shivaji out from the forts on the plains. अभी ये जो प्लेन एरिया है पुणे सुपे एरिया का, वहाँ पर लड़ाई करनी थी, ताकि क्या है कि इनके अश्वदल थे, छत्रपति शिवाजी के पास कैवलरी थी, कम थी, उनका तोफखाना था, so he could easily be defeated. Chhatrapati Shivaji's quality was to not fall for that gimmick, fall for the pressure tactic. अफजल खान ने आते समय कई सारी मूर्तियाँ तोड़ी थी, कई सारे मंदिर तोड़े थे। एक पत्र है उसी टाइम का, वेयर इट एक्चुअली मेंशन कि कौन से मंदिर तोड़े गए थे। कई सारे मंदिर तोड़े गए थे, वो मूर्ति पहले किसी ने छुपा के हटा दी थी, ऐसे कई सारी जगहों पे हुआ था, पंढरपुर में हुआ था, कोल्हापुर में हुआ था। ओके। तो ये सब एक तो रिलीजियस था ही उसमें, प्लस दिस ऑल्सो प्रेशर टैक्टिक कि दिस विल मेक छत्रपति शिवाजी टेक अ रैश डिसीजन, कम आउट एंड फाइट हिम, बट इट इज अगेन शिवाजी महाराज मेंटल स्ट्रेंथ, ही डिड नॉट अलाउ दैट टू अफेक्ट हिम। फिर उसके आगे तुम देखोगे प्रतापगढ़ क्यों चुना गया है। दैट रीजन व्हाई प्रतापगढ़ वाज चूजन, बिकॉज इट वाज राइट एट द बॉर्डर ऑफ हिज टेरिटरी, प्लस ये एक नई जगह थी, सो यूजिंग द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ओवर हियर छत्रपति शिवाजी, कि प्रतापगढ़ अफजल खान ने पहले कभी देखा नहीं है, किसने कोई देखा नहीं है, इट्स अ न्यू फोर्ट, न्यूली बिल्ड फोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, अफजल खान के सैन्य में ऐसे कोई होने का चांस कम था कि उन्हें देखा हुआ है फोर्ट जाके बताया कि इस किले पे ऐसा है वैसा है। दैट ऑप्शन वाज नॉट देयर। करेक्ट। एंड देन यू आल्सो हैव आई थिंक आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, आई मीन इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग हिज मेंटल स्ट्रेंथ। ड्यूरिंग दिस कैंपेन जब पूरा अब जाल बिछा चुका है, छत्रपति शिवाजी इज एट प्रतापगढ़, all the soldiers around the forest around the fort, अफजल खान के सब समय पहुंच चुका है, अब यहाँ पे बस लड़ाई होने वाली है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है इनकी धर्मपत्नी साईबाई का निधन हो जाता है। दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज 28-29 years old and he has this pressure on him that somebody is coming to kill him, मतलब अफजल खान मारने के लिए आ रहा है पूरा। इस साइड से भी प्रेशर है, उस साइड से भी। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ मच ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ यू नीड टू कंटिन्यू इन दैट कैंपेन। हमारे से कोई होता तो बोल देता कि भाई लेट अस फिनिश, कॉल इट ऑफ एंड आई विल गो बैक, लड़ाई वड़ाई तो होती रहेगी। बट छत्रपति शिवाजी कम्स बैक टू राजगढ़, उसे विधि करके गोज बैक अगेन टू प्रतापगढ़ उसी 12-13 दिनों में। क्यों? क्योंकि उसने जो 2-3 साल से प्लानिंग कर रखी है, दैट विल ऑल फेल इफ ही टेक्स अ रॉन्ग डिसीजन हियर।
और अभी अगर अफजल खान को नहीं मार सके तो मे बी सेकंड चांस may not नहीं come again मिलेगा। and he might get killed in the process. So this is one more thing. And we are also seeing that Chhatrapati Shivaji is dealing not just with Adil Shah and Afzal Khan, but यहाँ पर औरंगजेब का भी हाथ बीच में आना शुरू हो जाता है during this campaign. मिडिल ऑफ द होल प्रतापगढ़ का जो चल रहा है इसमें औरंगजेब बिकम्स पादशाह एट दिल्ली एंड ही सेंड वो शाइस्ता खान को भेजते हैं खिल्लत लेके दक्षिण की तरफ और ये खिल्लत होती है शिवाजी महाराज के लिए। तो वो है तो अगेन वो लीडरशिप क्वालिटी इज दैट छत्रपति शिवाजी हैज टू बी अवेयर कि नाउ मुगल्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस एंड वो जो अफजल खान का जो कैंपेन है तुम्हारा वो मुहिम जो है वो ख़त्म करनी है 6 महीने के अंदर। ऐसे नहीं कि तुम आराम से बैठे रहो 3-4 साल चलते रहो क्योंकि तो अगर मुगल यहाँ पहुँच जाते हैं so then that creates a different situation for everybody. So this is what I will say are the leadership qualities in the Pratapgarh campaign. It will take more detail further on. And तो ये तुम्हारे एक leadership होगी. Then when he establishes Swarajya, then you can see that he starts behaving as a good administrator. तभी वो qualities है. He is very conscious of what is the symbols of sovereignty. तुम्हारे जो एक स्वतंत्र शासक हो तुम सोवेरेन और सोवेरेन किंग तो उसकी जो सारी सिंबोलॉजी है ही कीप्स टू इट। ओके देयर आर समथिंग फॉर एग्जांपल उस ज़माने में जो है जब ये एक मुग़ल शासक दिल्ली के तख्त पर बैठता था तो जो सारे मस्जिद है इंपॉर्टेंट मस्जिद वहाँ से उनका खुतबा पढ़ा जाता था। यू शुड टेक द एम्परर्स नेम इन द फ्राइडे खुतबा कि ये भी औरंगजेब शासक बन चुका है, वे जहांगीर बन चुका है, वे अकबर है, जो भी है। शिवाजी महाराज that was the marketing thing for them. हाँ, so that was what they should do. शिवाजी महाराज आके बंद कर दिया, ठीक है। He did not read the khutbah from the masjids in Maharashtra once he became king. He put his own currencies, he had his own market, and he established a rule that was based on the Shukra Niti of ancient India. अष्टप्रधान मंडल था, which is again going back to विक्रमादित्य वगैरह के ज़माने का। He had a पंडित प्रधान, पंडित राव थे, एक चिटनिस थे, कई सारे थे। So then he established a rule which was distinctly different from Adil Shah, Mughal वगैरह। तो उसका third leadership quality is that when you have become an independent ruler, you should not be a copy of the ones you have defeated. तो ऐसे में होता था कि भाई 400 साल से 500 साल से किसी ने राज्य किया नहीं यहाँ पे, nobody knows how to is इंडियन हिंदू रूल कैसे होता है, हमें पता नहीं है। तो ये काम करते हैं जो चलते आ रहा है मुगलों का या आदिल शाह, वही कॉपी करके चले जाते हैं, उनकी स्टाइल कॉपी कर लेंगे। दैट वुड नॉट हैव मेड इट टू स्वराज्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि छत्रपति शिवाजी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। उन्होंने ही इम्प्लीमेंटेड दीज थिंग्स एंड दैट्स व्हाट मेड हिम अ ग्रेट रूलर इवन व्हेन ही हैड बिकम किंग इन हिज ओन राइट। वाओ, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ को उन्होंने देखा और जो भी टाइम पीरियड था, मतलब स्टार्टिंग में जब वो चीज़ें बिल्ड कर रहे थे, जब स्वराज्य बिल्ड कर रहे थे, उस टाइम पे उनका जो एक अप्रोच था चीज़ों को लेके, तो उस टाइम पे डिफरेंट था। जब मिडिल स्टेज में आए, जब प्रतापगढ़ कैंपेन में आए हम लोग, तो वहाँ पे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो अलग थी। और जब स्वराज्य इस्टेब्लिश हो चुका था तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अलग थी, उनका जो अप्रोच था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। सो ये 3 स्टेजेस देखने को मिलती है लीडरशिप क्वालिटीज़ में। सो या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सनस लाइफ एज वेल, कि हर एक सिचुएशन में हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हम लोग उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बिकॉज लाइफ में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं उस टाइम पे बहुत बार हम लोग को एक अलग वे से बिहेव करना पड़ता है या फिर एक अलग अप्रोच रखना पड़ता है। जब हम लोग एक मिडिल स्टेज में आते हैं लाइफ के, उस टाइम पे हम लोग एक अलग अप्रोच रखना पड़ता है। एंड सेम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो अनीश भाई, शिवाजी महाराज कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते थे? जैसे कि बहुत सारे फॉरेन सुपर पावर्स थे, इंडियन मतलब हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे अपोनेंट्स थे जो उनको अपोज कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों में, तो उनके साथ वो कैसे निगोशिएट करते थे, कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते थे? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज one of the things Chhatrapati Shivaji had to do is to not go into the traps that had killed other kingdoms. क्योंकि जो बाकी राज्य थे, हम देखेंगे कि बेसिकली ये होते रहे कि अपने घर का कोई आके ख़त्म कर देता है। तो विजयनगर की बात करो या पानीपत की बात करो, जो है
आपस में लड़ाई ज़्यादा हो रही थी, ये प्रॉब्लम था. एंड वन ऑफ द थिंग्स शिवाजी महाराज टू डू इज टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग, कि आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं आप. और इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग यह था कि उन्होंने एक ध्येय सामने रखा था कि मेरा ध्येय होगा स्वराज्य, और ये स्वराज्य जो है वो मेरी या तुम्हारी या किसी और की इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा है कि ये स्वराज्य स्थापन होना चाहिए. तो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन उस ज़माने में इट वॉज बी बिग थिंग टू से कि आई एम पुटिंग माई सेल्फ ओवर माई लैंड सोल्जर्स एवरीथिंग, कि जो तब तक जो है राज्य की लड़ाई चलेगी, इसके लिए चलेगी. देयर वॉज नो हायर मोटिव. छत्रपति शिवाजी ने जो एक हायर मोटिव दे दिया लोगों को कि स्वराज्य स्थापन करना है. 400 साल पहले यहाँ पर स्वराज्य था, वो चला गया हमारे हाथ से, अब ये वापस स्थापन करना है. और उस स्थापन करने में मैं रहूँगा मैं नहीं रहूँगा इज़ नॉट अ क्वेश्चन. स्वराज्य स्थापन होना चाहिए, विच इज़ वाई ही वॉज एबल टू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल टू फाइट फॉर हिम थ्रू हिज विजन. इसका एक उदाहरण लेना चाहूँगा. अगेन वी गो बैक टू प्रतापगढ़ कैंपेन. एक सरदार थे कान्होजी जेधे करके. अभी अफजल खान के ये क्या किया था, जैसे ही निकला था बीजापुर से, ही स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स टू ऑल दी, यहाँ पे जो वतनदार थे, सरदार थे, उन्हें पत्र भेजना शुरू कर दिया था कि या तो हम आके मुझसे मिलो, तुम्हारा वतन तुम्हारे पास रहेगा, प्लस तुम्हें धन दौलत मिलेगी हमारी तरफ से. अगर तुम शिवाजी महाराज के साथ मिल जाते हो तो फिर शिवाजी महाराज तो मारे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा मुझे पता नहीं. ठीक है, दिस वॉज अ थ्रेट बेसिकली. एंड वो थ्रेट होने के बाद जो है कई सारे वतनदार उससे जाके मिल गए थे, बिकॉज हु विल रिस्क फाइटिंग अगेंस्ट अफजल खान, ऑब्वियसली. और तभी उस पॉइंट पे जो है शिवाजी महाराज वॉज स्टिल एन अनटेस्टेड पर्सन. 28-29 का दिस वॉज फर्स्ट चैलेंज. कुछ लोग मिले हुए थे, सम ऑफ देम लेफ्ट हिम, कि अगर कुछ हो जाता है, अगर ये मारे जाते हैं तो हमारा उसके बाद तो पत्ता साफ हो जाएगा. और उसमें जो है कान्होजी जेधे करके हरिदास मावा के, वो शिवाजी महाराज के पास आए अपने वतन के कागज लेके, और उन्होंने अपना वतन शिवाजी महाराज को सौंप दिया, ये कहकर कि आप मेरा वतन रख लो, लेकिन आप स्वराज्य के लिए लड़ रहे हो, मैं अफजल खान के साथ जाके नहीं मिलूंगा. क्योंकि स्वराज्य की लड़ाई जो है वो 300 साल बाद पहली बार लड़ी जा रही है इस मुल्क में, इस देश में. जैसे ही कान्होजी जेधे ने वो किया, वो सारे सरदार वतनदार जो थे अफजल खान से मिले हुए वापस शिवाजी महाराज के पास आ गए, बिकॉज ही पुट दिस विजन इन फ्रंट ऑफ देम दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर अफजल खान, वी आर गोइंग टू फाइट फॉर स्वराज्य. तो वो एक था. सेकेंडली जो है उनकी डिप्लोमेसी. अब छत्रपति शिवाजी की भी कई सारे मराठाओं के साथ लड़ाई हुई थी, ऐसे नहीं कि सिर्फ आदिल शाह मुल्क में. मेरे ख्याल से किसने कहीं एक स्टैटिस्टिक भी डाला हुआ था कि उन्होंने कोई 100-150 लड़ाई लड़ी थी, उसमें से 80 या 90 लड़ाई में सामने वाला सेनापति मराठा ही था. ओके. तो बट ऑफ कोर्स फाइटिंग फॉर आदिल शाह एंड मुगल्स, बट ही सॉ टू इट कि तुम्हारा जो ध्येय है स्वराज्य, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये प्रिवेंटेड कि तुम्हारे ये सारे जो है आदिल शाह, कुतुब शाह, अंग्रेज, पोर्चुगीज, मुगल, ये एक साथ आकर चालना कर दी उन पर, विच इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस किंगडम ऑफ विजयनगर. करेक्ट. तालीकोटा लड़ाई में क्या हुआ था कि सारे जो राज्य थे, मुस्लिम राज्य जो आपस में लड़ रहे थे, इन्होंने एक दिन तय कर दिया कि अब ये इसको ख़त्म करना है, हिंदू राज्य को एक साथ आगे ख़त्म हो गया. एक दिन में लड़ाई चली थी, ख़त्म हो गया था. तो वो रिपीट नहीं चाहिए था शिवाजी महाराज को. तो मतलब वो आजू बाजू क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन डिटेल में रखते थे ताकि वो अपने डिसीजंस में उसको यूज़ कर पाए. करेक्ट. ही हैड गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, कि इतिहास में क्या हो, क्या गलतियाँ हुई थी इतिहास में. जब शिवाजी महाराज पैदा हुए थे तभी ये विजयनगर का जो सिलसिला है वो कुछ 30-40 साल पुरानी हुआ था. पानीपत की दूसरी लड़ाई भी थी, वो कुछ 40-50 साल पहले हुई थी. सो ही कुड सी कि नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया, दोनों तरफ हिंदू राज्य तो खत्म हो चुके थे एक एक लड़ाई के बाद. पानीपत में एक लड़ाई हुई, राज्य खत्म. तालीकोटा की एक लड़ाई हुई, एक राज्य खत्म. सो ही वांटेड टू सी टू इट कि द सेम थिंग डजंट हैपन टू हिज ओन किंगडम, एंड वन वाज टू नॉट हैव एवरीबॉडी फाइटिंग विथ हिम एट द सेम टाइम.
तो कभी आदिल शाह से आप मिल जाते. He used to keep good relation with Mughal sometimes, with Adil Shah sometimes. He had very good relation with the Qutub Shahi of Hyderabad. Golconda Qutub Shah tha, was almost like an ally of Shivaji Maharaj. We'll come to that later, foreign policy mein. Okay. And this is how he managed conflicts, is that he did not allow these forces to combine against him. Plus, he did not encourage your mansabdari system थी मुगलों की. और मनसबदारी में क्या था कि दिस वाज अ काइंड ऑफ हिंदी इंग्लिश में डॉग ईट डॉग जिसको कहते हैं, एवरीबडी इज कम्पीटिंग अगेंस्ट एवरीबडी एल्स मनसब के लिए. और मुझे अगर 100 का मनसब है, तुम्हारे पास 200 है, तो मैं कोशिश करता रहूँगा मुझे 200 का मनसब मिलना चाहिए. जो 200 का मनसब पर है वो कोशिश कर रहा है 500 का मिलना चाहिए. 500 का सोचता, बिकॉज दैट मनसब अटैच टू नॉट जस्ट सोल्जर्स बट ऑल्सो लैंड. उनका तुम्हारा उतना ही ज़मीन बढ़ता जाएगा. सो दिस वॉज अ इंटरनेसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द मुगल सरदार्स. मतलब उनके बीच में ही वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था. एंड दिस इज वाई मुगल सरदार परमानेंटली कैंपेन पे रहते थे. एंड दे डिड नॉट हैव दिस हायर आइडियल टू अचीव स्वराज्य करके. इसलिए मुगल साम्राज्य बिखर गया. एंड शिवाजी महाराज स्वराज्य एंड्योर्ड. सो ही टुक अवे दैट लैंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेमेंट्स. और दिस वे ही मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस सरदार्स वतनदार विद इन हिज किंगडम. सो अनिश भाई, उस टाइम पे अंग्रेज आए, जस्ट आ रहे थे इंडिया में, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है, बहुत सारी जगह पे सुनते हैं हम लोग. तो इसकी रिगार्डिंग कोई स्टोरी है आपके पास? तो भी अंग्रेज जो है ना, वो भारत में पहली बार आए थे 1608 में. राइट. 1608 में उन्होंने पहली बार जो है भारत में सूरत में आए थे. और उससे पहले पोर्चुगीज यहाँ पे आ चुके थे. अब 1608 से लेके उनकी जो पहली लड़ाई हुई थी 1612 में हुई थी. ज़्यादातर हम देखेंगे तो अंग्रेज़ की पहली लड़ाई कब हुई थी, पढ़ाया जाता है प्लसी में हुई थी 1757 में. उससे पहली लड़ाई हो चुकी थी अंग्रेज़ की. और अंग्रेज़ों पहली लड़ाई जो लड़ी थी वो थी पोर्चुगीज़ के साथ 1612 में. सूरत के पास एक स्वाली करके जगह है वहाँ पे. अब वो व्यापारी करके आए थे और वो व्यापार कर रहे थे. नाउ उनका जो है व्यापार और पॉलिटिक्स मिक्स था. ओके. सो दे नॉट जस्ट डूइंग ट्रेड, दे वर आर्म ट्रेडर्स. पहली बात तो वो अपने सब फ्रिजेट्स वगैरह साथ में लेके आए थे. एंड दे एस्टेब्लिश अ नेवी. 1608 में आने के बाद 1612 में जब लड़ाई हुई पोर्चुगीज के साथ, दैट इज द पॉइंट दे रियलाइज कि वी नीड टू बी आर्म्ड व्हेन वी आर इन इंडिया. किसके खिलाफ आर्म्ड होना चाहिए? बाकी यूरोपियन के साथ खिलाफ आर्म्ड होना चाहिए. सो दैट इज वन थिंग. अब छत्रपति शिवाजी was born in 1630 roundabouts. The first serious contact with the English comes around about पन्हारा. पन्हारा में जो है वहाँ पर अंग्रेज़ों ने लंबे पल्ले की बंदूकें हासिल करके दी थी आदिल शाह को, मुगलों को. They supplied long range guns. And one of the reasons छत्रपति शिवाजी had to escape from that fort. कि नॉट पॉसिबल टू फाइट. वापस रिप्लाई करने जवाब देने की बड़ी बंदूक थी नहीं इनके पास. और इसके बाद जो है तुम्हारा सूरत पर हमला हुआ था. वेरी अटैक फैक्ट्रीज. अब छत्रपति शिवाजी का स्टैंड क्या था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी सॉ द इंग्लिश एज अ थ्रेट टू सॉवरेनिटी इन जनरल. करेक्ट. कि आगे जाके इतनी बड़ी सरदार बनने वाला है वो किसी को पता नहीं था. इनफैक्ट अगले 100 साल तक पता नहीं था. बट छत्रपति शिवाजी वॉज वेरी क्लियर ऑन वन पॉइंट कि जो व्यापार करना है उसे व्यापार करना चाहिए. दे शुड नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. दिस वाज द पॉइंट. एंड वो जो राजापुर फैक्टर्स का है, दैट इंसिडेंट कम्स ओवर हियर वेर यू कैन इजीली किल द पर्सन. लेकिन यहाँ पर ही स्टैंड इज वेरी क्लियर दैट ही इज गोइंग टू नॉट अलाउ देम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स. उनकी फिर लड़ाई भी होती है. बट ओवरऑल जो है द ब्रिटिश आर नॉट सो मच ऑफ अ थ्रेट थ्रू आउट द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी. देर इज़ अ इंग्लिश एम्बेसडर, हेनरी ऑक्सीडन का जो कोरोनेशन का जो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड है वो मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम हेनरी ऑक्सीडन, हु इज़ अ इंग्लिश एम्बेसडर एट द कोरोनेशन रायगढ़ पे. देयर आल्सो टाइम्स वेयर द इंग्लिश आर हेल्पिंग छत्रपति, हेल्पिंग इन द सेंस दे आर सप्लाइंग वेपन्स वगैरह खरीदे वहाँ से. बेसिकली इट्स अ ट्रेड ऑफ, यू पे मनी एंड यू टेक. सो द इंग्लिश एंड द पोर्चुगीज, Portuguese is a point I come to later. That's a different story. But English mainly are not so much of a threat at this point of time.
And throughout Chhatrapati Shivaji's life, even after his death, they are not so much a factor. They start becoming a factor around about the 1700s, when they actually start interfering in the politics of the country. बट स्टिल उन्होंने पहले ही उस चीज़ को जज कर लिया था कि जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेड करने के लिए हमारे कंट्री में आए, दे शुड नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स. And this is where one very important part to come up with the Maratha Navy. अब what Shivaji Maharaj greatness, of course, there is a lot of literature on Maratha Navy, कौन सी बोट थी, क्या थी वगैरह वगैरह. But the main crux you need to understand is कि जहाँ पर एक नेवी होनी चाहिए is what the brilliance of Shivaji Maharaj shows. Because we did not have a navy to fight against the Europeans. मुगलों के पास नहीं थी. और अभी तुम किसी भी मैप को उठा लो, इंडिया का कोई भी मैप उठा लो, आप एक लाइन लिखा होता है कि इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स 12 or 15 nautical miles. I think 12 nautical miles from the appropriate baseline. Any map. What that means is तुम्हारा जो शोर लाइन है, वहाँ से लेके अप टू सर्टेन डिस्टेंस इज ऑल्सो योर वाटर, इज योर टेरिटरी. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, इट इज एज गुड एज अ बॉर्डर. तो दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी डिफेंडेड बाई यू. अब ये कंसेप्ट इज अ मॉडर्न कंसेप्ट. वी आर वेरी नॉर्मल विथ इट, क्योंकि ये हमें जुने से पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा एक हमारे जो कोस्ट लाइन है, यहाँ हमारा पानी है, इसके आगे भी नेवी है, हमारा कोस्ट गार्ड है. इन शिवाजी महाराज टाइम दिस वॉज डिड नॉट एग्जिस्ट कंसेप्ट कि वी आर सपोज टू डिफेंड द वाटर नेक्स्ट टू आवर कोस्ट लाइन. विच इज़ वाई द मराठा नेवी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एस्टैब्लिश ही शोड इट कि नहीं, हमारा अगर ये केदार पट्टी है तो इसके आगे इतने डिस्टेंस तक आई शुड बी एबल टू गवर्न माई ओन लैंड. राइट राइट राइट. एंड दिस इज समथिंग दैट मुगल्स डिड नॉट हैव. अभी मुगल ने इतना बड़ा शासन बना के रखा था, काबुल से लेकर पता है कहाँ तक, कल्याण तक फैला हुआ. बट दे अलाउड द पोर्चुगीज टू कम इन. पोर्चुगीज आके आ गए, इंग्लिश आ गए, डच आ गए. देयर वाज नो आर्म्ड रेजिस्टेंस टू दीज पीपल. दे टुक ओवर द कोस्ट लाइन एंड द मुगल्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जहांगीर हैप्पी पेइंग, वो कुछ दस्तक वस्तक कहते थे उसे, द हैप्पी पेइंग टैक्स टू द यूरोपियंस सो दैट मुगल शिप्स को पास फ्रॉम द इंडियन कोस्ट टू मक्का. यू कैन इमेजिन, मुगलों के जहाज सूरत से मक्का जा रहे थे एंड दे यूज्ड टू पे टैक्स टू द पोर्चुगीज टू अलाउ देम टू पास. ओके. Why? Because they never regarded the sea as a part of their territory, कि इसको भी डिफेंड करना है. So the land was fine, but Portuguese came, the English came, there was no sufficient Mughal navy to block them, and which is why Chhatrapati Shivaji, without any of the base available to him that modern education gives us, कि territorial water होता है वगैरह होता है, coast guard होता है, navy होता है, nothing was there. He used ingenuity to see to it कि I should have a navy and do the things that the Europeans are doing. And then, because of Chhatrapati Shivaji, we had a situation where other countries' navies or other countries' boats are paying taxes to him so as to be able to access markets and ports in Indian coastline. So this is where he played a part against the English and the Portuguese. राइट राइट राइट. मतलब जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं कि यार हमारा अगर बॉर्डर है तो उससे कुछ किलोमीटर्स तक हमारा ही इंडियन वाटर्स होता है. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट उस टाइम तक मतलब एग्जिस्टेंस में ही नहीं था. वो एग्जिस्टेंस में आया ड्यू टू शिवाजी महाराज. Yes, as far as India is concerned. राइट 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 राइट. अनिश भाई, शिवाजी महाराज का फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी वगैरह सब चीज़ें कैसी थी एंड हाउ इट हेल्प द मराठा एम्पायर? So foreign policy, diplomacy, I think we have to again go by examples. कि उनके जो जीवन में जो किसे हुए थे. एक अच्छा उदाहरण तुम्हारा आगरा का जो है, वहाँ से दे एस्केप फ्रॉम आगरा जो गए थे, आगरा से वापस आए थे. तो इसमें कई सारी डिप्लोमेसी दिखाई देती है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम दैट लोकेशन विदाउट हेल्प and without spies and all this. But more importantly, I'll talk about the दक्षिण दिग्विजय कहते हैं, कि जो राज्याभिषेक था 1674 में हुआ था. उसके बाद उन्होंने दक्षिण की तरफ एक मुहिम निकाली थी टुवर्ड्स गोलकोंडा एंड जिंजी. अब इसमें तुम्हारा जो है डिप्लोमेसी, पॉलिसी, नॉलेज सब कुछ आएगा. उस टाइम जो है जिंजी में, अभी तमिलनाडु है, वहाँ पे किला है जिंजी करके, राउंड अबाउट पौंडीचेरी के पास में ही है. और वहाँ पर उनके जो सौतेले भाई थे एकोजी महाराज, ही वॉज रूलिंग ओवर दैट. वहाँ पे उनका राज चल रहा था क्योंकि वो शाहजी राजे के बेटे थे.
कुछ हिस्सा उसमें से जो है एक्चुअली वाज सपोज टू बी फॉर शिवाजी महाराज बिकॉज ही वाज आल्सो शिवाजी महाराज शिवाजी राजा सन। अब क्या हुआ कि शिवाजी महाराज हैड मल्टीपल मोटिव्स इन अंडरटेकिंग दिस कैंपेन साउथ की तरफ। एक तो क्या उनका वहाँ पे जागीर था, ही शुड हैव सम पार्ट ऑफ इट। दूसरी बात क्या है कि ऐसे ही वांटेड टू बिल्ड अ प्लेस वेयर यू कुड फॉल बैक इन केस ऑफ गेटिंग डिफीटेड बाय द मुगल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इन्होंने इतिहास देखा था और बाकी राज्यों में देखा था कि जो हारे थे दे वर नॉट एबल टू फॉल बैक एंड रिग्रुप, रिट्रीट करने की जगह नहीं थी। प्लस उनका जो खुद का सह्याद्री में स्वराज्य स्थापन हुआ था वो काफ़ी मजबूत था, लेकिन जोग्राफिकली बहुत ही लिमिटेड था तभी भी। 1674 में जो स्वराज्य स्थापन हुआ था वो जोग्राफिकली बहुत ही छोटी जगह पे था। आज का जो पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जो है और थोड़ा बहुत नासिक और थोड़ा बहुत है, कंपेयर टू द मुगल एम्पायर वो बहुत ही छोटी जगह थी। करेक्ट। अगर चारों तरफ से घेर लेते हैं तो जाएंगे कहाँ? तो ये था कि एक फॉल बैक ऑप्शन चाहिए कि वहाँ से निकलने के बाद यू शुड बी एबल टू कंटिन्यू फाइटिंग एंड इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट आगे चल के। जब उनका निधन हो जाता है 1680 में, उसके बाद जो मुगलों के साथ मराठा का युद्ध चलता है वो 27 साल तक चलता है, 27 ईयर्स। एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज कि द मराठाज वर एबल टू डिफ्यूज, ये जो पूरी लड़ाई जो सिर्फ सह्याद्री में चलने वाली थी वो इस दक्षिण दिग्विजय की वजह से उन्हें कई सारे किले हाथ में आ जाते हैं, पुणे से लेके जिंजी तक। ओके ओके। रास्ते में कई सारे किले हाथ में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो 10-15 जगह पे लड़ाई कर सकते हैं एट ए टाइम। इट डिफ्यूजेस दी कॉन्फ्लिक्ट लेटर ऑन। नाउ वी कम बैक टू एक्चुअल जो दक्षिण दिग्विजय है, दैट इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेसी। फिर औरंगजेब अपने सैन्य लेके महाराष्ट्र में आता है 1682 में। 1686 में बीजापुर का राज्य नष्ट हो चुका है अंडर औरंगजेब। औरंगजेब फिनिशेस दी किंगडम ऑफ बीजापुर। ओके। आदिलशाही। आदिलशाही। 2 years later he finishes the Qutub Shahi of Golconda. ओके। So all the both kingdoms which have survived with 300-400 years, they are finished by the time the decade of 1680 has finished. ओके। But Maratha survived. शिवाजी महाराज वो वेरी पर्टिकुलर कि अगर लड़ाई करने जाओगे तो उस गांव को लूटना, वहाँ लोगों को मारना, खेत जलाना, ये सब कुछ नहीं होगा। एक तो क्या है कि उस जमाने में दरबार में तुम्हारे प्राइसेस डिसाइड होती थी, चीज़ों के दाम। आज जैसे 50 चीज़ें मिलती थी मार्केट में, तभी गिने चुनी चीज़ें थी। कपड़े का दाम, आटे का दाम कितना था, दूसरा कुछ होगा चीनी का, शुगर, व्हीट, क्लॉथ,